हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो गर्भ शारीर का हमारा ये फोर्थ पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट में पूरा गर्भ शारीर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 15 से 20 मार्क आपकी यूनिवर्सिटी के कवर अप यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो यहाँ से 5 या 10 मार्क का फिक्स क्वेश्चन बन जाएगा आपका। या तो एससीक्यू बनेगा, या तो एलएक्यू बनेगा, या फिर एमसीक्यूज दो तो बन ही जाएंगे पक्का, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी क्लियरिटी यहाँ से आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपरा निर्माण। अब ये अपरा क्या है? हमने पिछले वीडियो में पूरा मासून मास से वृद्धि देखी, उसके साथ साथ गर्भ उत्पादक भाव देखा और शुक्र शोणित क्या रहते हैं पूरा डिटेल में देखा है हमने। पूरा बीएएमएस का जितना भी सिलेबस रहता है वो पूरा देखा है। तो गर्भ शारीर का पूरी लेक्चर सीरीज फॉलो करना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, ठीक है। ये आखिरी पार्ट है आज का, तो पूरा फॉलो करना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और श्लोक भी याद कर लेना ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा अपरा से। तो अपरा मतलब होता है प्लासेंटा, ठीक है। मॉडर्न से इसकी तुलना की जाए तो अपरा को हम प्लासेंटा बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्लासेंटा आयुर्वेद के हिसाब से क्या है? अपरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज तो प्लासेंटा को अपरा बोलते हैं, ठीक है। गर्भ धारणे के कालावधि में गर्भ की स्थिति, पोषण एवं वृद्धि इत्यादि आवश्यक क्रिया होते हैं, उसे हम अपरा कहते हैं। मतलब आज जो भी प्लासेंटा के बारे में पढ़ा है आपने, वही आपको सिर्फ क्या करना है, वही आयुर्वेद के लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। प्लासेंटा की जगह आपको अपरा लिख देना है, ठीक है। जो भी गर्भ की वृद्धि होती है, मतलब फीटस का डेवलपमेंट जो भी होता है वो सिर्फ गर्भ के वजह से होता है, क्योंकि जो माता रहती है, जो मदर रहती है, उसके जरिए वेस्ट प्रोडक्ट, मल हो गए हमारे, दोष हो गए, धातु हो गए और साथ ही साथ आहार रस हो गया, वो उसके जरिए क्या होता है? ट्रैवल करता है। क्या होता है? ट्रैवल मतलब उसके जरिए जाता है। किसके जरिए? अपरा के जरिए, ठीक है। गर्भ की स्थिति में पोषण देने का काम, मतलब गर्भ को पोषण देने का काम, फीटस को पोषण देने का काम, साथ ही साथ उसके मल मूत्र पुरीश ये सब निकालने का काम किसका है? अपरा का है। किसका है? अपरा का, प्लासेंटा का। निर्माण कैसे होता है ये तो हमने आर्तववह स्त्रोतस बहुत अच्छे से पढ़ा था। आर्तववह स्त्रोतस क्या होता है? तो आर्तववह स्त्रोतस से गर्भनी में अपरा निर्माण। मतलब जो आर्तववह स्त्रोतस है, आर्तववह स्त्रोतस कहां पर होता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, मतलब माता में होता है या फिर कोई विमिन में होता है। उसके अलावा आर्तववह स्त्रोतस मेल में नहीं पाया जाता, पुरुष में पाया नहीं जाता है, ठीक है। सो जो अपरा रहता है वो किससे बनता है? आर्तववह स्त्रोतस से बनता है। स्त्रोतस क्या है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं। स्त्रोतस का मतलब होता है पोकड़ी। जो भी वाइड स्पेसेस है, ऐसे वाइड स्पेसेस वो, ठीक है। मॉडर्न में इसकी तुलना नहीं की हुई है, वेराज यहाँ पर स्त्रोतस हमारे इसमें बताया हुआ है। किसमें? आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो ये स्त्रोतस आर्तववह स्त्रोतस से बनता है। एवं आर्तव से स्तन उत्पत्ति तीसरे मास में अपरा पूर्णतया। मतलब आर्तव से, ये आर्तववह स्त्रोतस जो है, इससे साथ ही साथ क्या बनते हैं? दो स्तन का वो होता है, मतलब जो स्तन रहते हैं हमारे, जो ब्रेस्ट रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी काम करने का काम आर्तववह स्त्रोतस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? निर्माण कब होता है? ये तो 3rd मंथ में, तीसरे मास में, तीसरे मास में, ओके। याद रहेगा आपको? गुड। तो तीसरे मास में यहां पर अपरा आपका निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? एज आई सेड, आहार रस माता से बालक को देना। आहार रस मतलब फूड, न्यूट्रिशन देना। उसके बाद गर्भ नाड़ी, गर्भ के नाभि से जुड़ा रहता है। जो गर्भ नाड़ी रहता है, मतलब ये गर्भ नाड़ी क्या है? गर्भ नाड़ी इज नथिंग बट अ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको गर्भ नाड़ी टर्म दिया हुआ है आयुर्वेद में। तो ये गर्भ नाड़ी के जरिए ये ट्रैवल होता है। आहार रस, दोष, धातु, मल, पुरेश, मूत्र, ये सब किससे ट्रैवल होता है? ये गर्भ नाड़ी से ट्रैवल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। उसके बाद गर्भ पोषण एवं वृद्धि, गर्भ का पोषण करना एवं उसको बढ़ाना। तीसरे महीने गर्भ वृद्धि, मतलब तीसरे महीने से ये डेवलप हो जाता है और तीसरे महीने से ये सब प्रोसेस चालू हो जाती है। कहां पर? फीटस में। गुड। उसके बाद अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह आपको क्रिया में भी मिलेगा, रचना में भी मिलेगा और पदार्थ में भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको संहिता में मिलेगा, सभी में मिलेगा ये। सो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 अंग प्रत्यंग दिए हुए हैं। 12 अंग प्रत्यंग किस चीज से तैयार होते हैं गर्भ में, वो यहां पर देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा यकृत और प्लीहा। यकृत का मतलब क्या होता है? एज एन यूजुअल यकृत का मतलब होता है लिवर, वेयर एज प्लीहा का मतलब क्या होता है? स्प्लीन। गुड। तो ये जो स्प्लीन और प्लीहा है, ये गर्भ में कब बनते हैं? गर्भ में किससे बनते हैं? फीटस में किससे बनते हैं? तो यहां पर आयुर्वेद बोलता है कि शोणित से। मतलब किससे? शोणित मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ पर्याय ऑफ
रक्त, मतलब ये रक्त का पर्याय है, मतलब शोणित से बनता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है, बोलो फटाफट, लंग्स। अब आपको ये याद हो गया होगा, मैं ऐसे समझता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी याद करा हुआ है। कहाँ पर, शरीर उपक्रमणीय शरीर में, है कि नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पूरी लेक्चर सीरीज फॉलो करो। नहीं आपने टॉप किया, नहीं 60 70 80% लाए, तो मेरा नाम सोहेल नहीं। बस आपको पूरा सीरीज से लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है 1499, ठीक है, वो ले सकते हो आप। गुड। उसके बाद फुफ्फुस, मतलब ये शोणित फेन से बनता है। किससे बनता है, शोणित फेन। अब ये शोणित फेन क्या है, रक्त फेन भी इसको बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, रक्त फेन। ओके, तो ये शोणित फेन से बनता है। उसके बाद आत्र, गुद, बस्ती। आत्र का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। गुद का मतलब होता है, गुद का मतलब क्या होता है, रेक्टम। बस्ती का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, बहुत होश पोश हो गया इधर, इसलिए मैं लिखता नहीं ज्यादा, क्योंकि आपके कमेंट आए थे भैया लिखना स्टार्ट करो आप। ओके, तो लिखने बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। रक्त एवं कफ सार भाग, मतलब जो रक्त है और कफ है, इसका जो सार भाग रहता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उससे क्या बनता है हमारा, यहां पर आत्र बनता है, गुद बनता है और बस्ती बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम जीवा। जीवा का मतलब होता है टंक। चलो, टंक किससे बनती है, कफ, रक्त एवं मांस। कफ से बनती है, रक्त से बनती है। देखो कफ आप सिंपली ऐसे सोच सकते हो कि जो अपनी जीभ है, जो अपनी टंक है, वो बहुत ज्यादा स्निग्ध रहती है, तो इसमें कफ आएगा। इसमें बहुत सारे सप्लाई रहते हैं ब्लड के, तो रक्त आएगा। और साथ ही साथ ये रहती है, क्या रहती है, अपना रक्त, मांस, मतलब मसल से बनी हुई थी ना हमारी टंग, तो मांस। तो ऐसे याद रखना है, रक्त, कफ, कफ स्निग्ध की वजह से रक्त, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, और मांस, क्योंकि वो टंक मांस की बनी हुई है, तो ये याद ही रखना है आपको। उसके बाद स्त्रोतस। स्त्रोतस कैसे बने हैं, वायु एवं पित्त से। वायु एवं पित्त से, ठीक है। उसके बाद पेशी किससे बनी हुई है, उष्मायुक्त मांस वो वायु। अब ये पेशी क्या है, डोंट कंफ्यूज इट विथ सेल। पेशी मतलब सेल नहीं होता। आयुर्वेद में पेशी का टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, रचना शरीर में थोड़ी अलग है। ओके, पेशी को सेल से कंफ्यूज मत करो। पेशी चैप्टर हमको सेकंड टर्म में है, अच्छे से पढ़ेंगे वो। यहां पर ये याद रखो कि पेशी की उत्पत्ति किससे होती है, तो पेशी की उत्पत्ति होती है उष्मायुक्त मांस वायु। उष्मायुक्त मतलब जो गर्म वायु और गर्म मांस रहता, उससे ये बनता है, ठीक है। उसके बाद स्नीरा स्नायु। सीरा स्नायु किससे बनता है, मेद से बनता है। ओके, उसके बाद आशय। अब आशय शरीर हमने डिटेल में कहां पर देखा है, कोष्ठ है वो आशय शरीर में, 2 वीडियोज है, वो भी देख लेना आप। तो आशय कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के आशय होते हैं। वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, आमाशय, पक्वाशय, है ना, देखा हुआ है ना। आशय मतलब सहारे से रहना किसी के, ठीक है। इज इट क्लियर? गुड। तो यहां पर आशय किससे बनता है, तो आशय बनता है वायु से, ठीक है। उसके बाद वृक। वृक मतलब क्या होता है, किडनी होती है ना। गुड। तो वृक, रक्त एवं मेद प्रसाद भाग, मतलब जो रक्त है आपका और साथ ही साथ मेद है, उसके प्रसाद भाग से बनने वाली चीज क्या है, वृक है, मतलब किडनी है। प्रसाद भाग मतलब मेन पार्ट से, रक्त एवं मेद के। ओके, उसके बाद वृषण। वृषण मतलब क्या होता है, आपका टेस्टिस होती है। ओके, तो टेस्टिस कैसे बनती है, मांस, रक्त, कफ और मेद के प्रसाद भाग से। मतलब इसमें 4 चीजें याद रखना है। ये जितना भी है ना, इसमें से 3 क्वेश्चन आप फिक्स पकड़ के चलो एमसीक्यूज के, यहां पर नहीं, यूनिवर्सिटीज में। ओके, इतना याद कर लो, 3 मार्क फिक्स है आपको यूनिवर्सिटी में। वृषण मतलब टेस्टिस। हृदय मतलब क्या होता है, हार्ट होता है, ये तो बहुत अच्छे से पता है। तो रक्त एवं कफ प्रसाद भाग से। उसके बाद त्वचा। त्वचा किससे बनती है, जैसे ही शुक्र और शोणित का मिलन होता है, जैसे ही स्पर्म और ओवा मिलते हैं, वैसे ही जैसा हमने दूध को देखा था, दूध पे साई जैसी आती है, दूध पे मलाई जैसी आती है, वैसे ही गर्भ के ऊपर हमारी स्किन बनना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा आचार्यों ने बोला हुआ है। त्वचा मतलब स्किन, ठीक है। गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम गर्भ विकृति। गर्भ विकृति मतलब क्या होता है, गर्भ में, फीटस में एनोमली, मतलब जो फीटस है हमारा, उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट आए, वो किस वजह से आते हैं, तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है यमल गर्भ। यमल गर्भ मतलब ट्विंस। क्या होता है, ट्विंस। 2 ट्विंस कब बनते हैं, ये भी एनोमली मानी गई हुई है, ये भी डिफेक्ट माना हुआ है आयुर्वेद में। जुड़वा बच्चे होना, इट्स डिफेक्ट इन आयुर्वेद। ओके, देख लेते हैं हम श्लोक इसका। शुक्र एव, श्लोक नहीं है यहां पर, इसका मतलब यहां पर इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है। तो शुक्र एवं शोणित के 2 भाग होने से 2 जीव बनते हैं। किसके, शुक्र एवं शोणित, मतलब शुक्र शोणित जब मिलते हैं, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुच्चित गर्भ इति उच्यते। जब शुक्र और शोणित बनते हैं, तब अगर वायु के वजह से उनका डिवीजन हो गया, दोनों बीच में से टूट गए, तो तब क्या होता है, यमल गर्भ बनता है, मतलब ट्विंस बनते हैं, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है।
उसके बाद बहुआपत्या मतलब ट्विंस से ज्यादा गर्भ बनना, तो वो कब होता है? शुक्र शोणित से बना घन भाग वायु के कारण अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाना। ठीक है, मतलब शुक्र शोणित अब बन गए, लेकिन क्या हुआ? घन भाग मतलब दूसरे महीने में घन भाग बनता है। पहले महीने में क्या बनता है? प्रथम मास से कलल जायते, है ना, दूसरे में घनता आती है गर्भ में। तो दूसरे महीने में अगर ये गर्भ वायु के वजह से टूट गया टुकड़ों में, तो तब क्या होता है? बहुआपत्य बनते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फीटस बन सकते हैं, ऐसा हमारे आयुर्वेद ने बोला। उसके बाद गर्भ विकृति। गर्भ विकृति मेनली मतलब जो एनोमेली है, जो भी डिफेक्ट है फीटस में, वो मेनली किसके वजह से होते हैं? तो मेनली होते हैं वात के प्रकोप से। जो वात के वजह से प्रकोप हुआ है बॉडी में, उसके वजह से ये टेक प्लेस करते हैं। ओके, समझ में आया? So thank you so much. Have a great day, and I'm quite happy that I have completed first term syllabus, each and everything in Ayurveda. ठीक है? So let's comment together कि हमने सेकंड टर्म स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर श्योर हम सेकंड टर्म भी कर लेंगे। जैसे आपने मेरे को फर्स्ट टर्म में सपोर्ट किया, सेम सपोर्ट मेरे को सेकंड टर्म में चाहिए आपका। आई विल श्योरली कंप्लीट ऑल द सिलेबस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।